नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखेंगे तेज रफ्तार के साथ। भारत ने अनगिनत सपनों को चांद पर ले जाने के उद्देश्य से अपने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। बाहुबली नाम के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 M1 ने प्रक्षेपण के करीब 16 मिनट बाद यान को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ गया चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने से पहले 15 महत्वपूर्ण अभियान चरणों से गुजरेगा। यान के सितंबर के पहले सप्ताह में चांद पर पहुंचने की उम्मीद है। चंद्रयान 2 से चांद के अनसुलझे रहस्य जानने में मदद मिलेगी, जिससे ऐसी नई खोजें होंगी जिनका भारत और पूरी मानवता को फायदा होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसरो के वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का ऐतिहासिक प्रक्षेपण हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण है। भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को इस आगे बढ़ाने के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। मेरी कामना है कि टेक्नोलॉजी के नए नए क्षेत्रों में इसरो नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि चंद्रयान 2 अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि ये चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में खोज और अध्ययन करेगा, जो कि किसी विगत मिशन में नहीं हुआ है। मिशन चंद्रमा के बारे में नई जानकारी उपलब्ध कराएगा। संसद के दोनों सदनों ने देश के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर संबंधित वैज्ञानिकों और परियोजना से जुड़े लोगों को बधाई दी और कहा कि ये पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। कर्नाटक का संकट अभी भी जारी है। सुबह विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि वो आज विश्वास मत प्रस्ताव को पूरा कराएंगे, लेकिन दिन भर के सियासी ड्रामे के बाद भी विश्वास प्रस्ताव पर मतदान अभी तक नहीं हो सका है। सोमवार को भी दिन भर सियासी आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो सका। विधानसभा की कार्यवाही की सोमवार को शुरुआत करते हुए अध्यक्ष के.आर. रमेश ने सरकार से कहा कि वो शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया सोमवार को पूरी करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करे। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बहुमत परीक्षण के लिए 2 दिन का समय मांगा। भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा कि शक्ति परीक्षण के लिए वो आधी रात तक भी बैठने के लिए तैयार है। राज्य में जल्दी से जल्दी शक्ति परीक्षण कराने की 2 निर्दलीय विधायकों और आर शंकर और एच नागेश की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वो याचिका पर मंगलवार को विचार कर सकती है। संसद ने मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी और सरकार ने भरोसा जताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को और अधिक सक्षम बनाने में विधेयक के प्रावधानों से मदद मिलेगी। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के कुछ सदस्यों की उन आपत्तियों को निराधार बताया कि पुनर्नियुक्ति के प्रावधान के कारण ये सरकार का आयोग बन जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि आयोग के सदस्य की नियुक्ति एक समिति करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और संसद के दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होते हैं। लोकसभा ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पारदर्शिता कानून के बारे में विपक्ष की चिंताओं को निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता, जनभागीदारी, सरलीकरण, न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन को लेकर प्रतिबद्ध है। लोकसभा में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 पेश किया गया, जिसमें आयुर्विज्ञान शिक्षा, चिकित्सा वृत्ति और आयुर्विज्ञान संस्थाओं के विकास के नियमन के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में आयोग को सलाह देने और सिफारिशें करने के लिए एक आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधेयक पेश किया। केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी समेत कुछ सदस्यों ने विधेयक पर विचार किए जाने और इसे पारित किए जाने का विरोध किया और मत विभाजन की मांग की। सदन ने इसे 79 के मुकाबले 218 मतों से अस्वीकार कर दिया। केंद्र सरकार देश में बढ़ते हुए सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए तमिलनाडु मॉडल अपनाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि तमिलनाडु ही एकमात्र राज्य है जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। तमिलनाडु के मॉडल को देश भर में लागू किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि 2018 में देश में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 1.88 लाख थी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसों में कमी जरूर आई है और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि देश में सभी राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सभी राजमार्गों पर अधिक दुर्घटनाओं वाले स्थानों की पहचान के लिए कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि परियोजना के प्रस्ताव को विश्व बैंक के समक्ष पेश किया गया है। लोकसभा के वर्तमान सदस्य रामचंद्र पासवान और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। राज्यसभा में कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही 11:10 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदस्यों ने कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम, भीड़ द्वारा हत्या जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा किया। बाद में भी सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी और 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 50 दिनों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा है कि साथ ही साथ इस दौरान किसान, नौजवान, मजदूर, मध्यम वर्ग, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय संबंधी भाजपा के संकल्प पत्र पर अमल का खाका भी तैयार हुआ है। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पहले निर्णय पर हस्ताक्षर किए वो सेना एवं पुलिस के जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसानों, व्यापारियों को पेंशन महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि $5000 करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने की पूरी प्रतिबद्धता से पहल की जा रही है। इसके साथ ही साथ स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा और एक टीवी चैनल शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छोटे शहरों के लिए आय बढ़ाने की भी पहल की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस का रुख रखेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की काली कमाई का पता लगाने के लिए सरकार बेनामी संपत्ति कानून लेकर आ रही है। राष्ट्रीय हरिताधिकरण ने गंगा नदी तक को पहुंच रहे नुकसान को लेकर निष्क्रियता पर बिहार सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के अपने आदेश की समीक्षा करने से जुड़ी याचिका को ठुकरा दिया है। अधिकरण ने 29 मई को बिहार पर जुर्माना लगाते हुए कहा था कि गंगा की सफाई में कोई प्रगति नहीं हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को कहा कि 4,91,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में 6-6 हजार रुपए की दर से 295 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। बिहार विधानसभा में सरकार की ओर से जवाब देते हुए सुशील मोदी ने कहा कि सूबे का एक भी बाढ़ पीड़ित परिवार 6,000 रुपए की सहायता राशि से वंचित नहीं है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, बिहार के पटना, त्रिपुरा के अगरतला और नई दिल्ली के 11 स्थानों में सीबीआई ने आज रेड डाली। ये रेड पार्थी चक्रवर्ती और चक्र इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ दर्ज केस को लेकर डाली गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने लॉटरी घोटाले में 119 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम प्रावधानों के तहत जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित इमारतों के साथ 61 फ्लैट, 82 भूखंड और 6 भूखंडों पर बनी संपत्तियों की जांच की गई है। जाने माने पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय को प्रतिष्ठित हिंदी रत्न सम्मान देने के लिए चुना गया है। उन्हें ये पुरस्कार 1 अगस्त को प्रदान किया जाएगा। इस सम्मान के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा भी भेंट की जाएगी। रेलवे देश भर में अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को नियुक्त करेगा। एक आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई है। इससे पहले रेलवे बोर्ड ने अपने परिसरों को सुरक्षित करने के लिए जोन महाप्रबंधकों को होमगार्ड, महाराष्ट्र औद्योगिक सुरक्षा बल जैसी सरकारी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं रेलवे सुरक्षा के मुख्य क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा बल में हो सकने वाली नियुक्तियों के आधार पर लेने की शक्तियां दी। मुंबई में सोमवार को एक टेलीफोन एक्सचेंज इमारत में आग लग गई। इमारत की छत पर हवाई सीढ़ी की मदद से सभी लोगों को निकाला गया। आग बुझाने के प्रयासों के दौरान धुएं की चपेट में आने से 2 कर्मियों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड के गुमला जिले में 4 वृद्ध आदिवासियों की पीट कर की गई हत्या को लेकर 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड के गुमला जिले में जादू टोने के शक में 2 महिलाओं समेत 4 आदिवासी बुजुर्गों की कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी गई थी। असम में बाढ़ की चपेट में आकर 2 और लोगों की मौत के साथ सोमवार को मृतक संख्या 66 तक पहुंच गई है। राज्य में बाढ़ के हालात जिसके 10 बने हुए हैं और कुल 33 में से 18 जिलों में 30.55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। डोडा जिले के गंडोह इलाके में हथियार और गोला बारूद होने का सुराग मिलने पर कल रात 4 राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों ने तलाशी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बल और हथियार और गोला बारूद बरामद करने में सफल रहे हैं। जब्त किए गए हथियारों में एके और SLR राइफलों के 16 कारतूस, लगभग 800 राउंड गोला बारूद, 4 वायरलेस सेट, 8 रॉकेट और 2 पिस्तौल शामिल हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने डोर्नियर विमानों की 5वीं स्क्वाड्रन सी ईगल्स को नौसेना के बेड़े में शामिल करते हुए कहा कि इससे पूर्वी समुद्र तट पर निगरानी बढ़ेगी। नौसेना प्रमुख ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 313 समुद्र में चुनौतियों का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का हिस्सा रहे इसके एकमात्र मिजोरम वासी जीवित सदस्य डरथावमा का रविवार सुबह दक्षिण मिजोरम के लुंगलेई में निधन हो गया। वो 99 वर्ष के थे। डरथावमा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 27 नवंबर 1940 को ब्रिटिश भारतीय सेना की सैन्य मेडिकल कोर में शामिल हुए थे। आचार्य देवव्रत ने गुजरात के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 60 वर्षीय देवव्रत को गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनंत S दवे ने शपथ दिलाई। गुजरात के 20वें राज्यपाल के रूप में देवव्रत ने संस्कृत में शपथ ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ली। उन्होंने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। तो इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कार्ड। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ, पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर DD न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने अपनी टिप्पणी को लेकर सोमवार को खेद जताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को मासूम लोगों को मारने के बजाय भ्रष्टाचारियों को निशाना बनाना चाहिए। मलिक ने कहा कि उन्होंने ये टिप्पणी गुस्से और निराशा में की थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सेना ने बताया कि पिछले 3 दिनों में संघर्ष विराम की ये दूसरी घटना है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार और गोलियों के जरिए सुंदरबनी सेक्टर में अग्रिम चौकियों और गांवों को आज तड़के निशाना बनाया, जिससे भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। दक्षिण कश्मीर स्थित अमरनाथ के पवित्र गुफा मंदिर के लिए 3000 से अधिक तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था सोमवार को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। ये श्रद्धालुओं को का यहां से रवाना होने वाला 21वां जत्था है। इसे मिलाकर अब तक अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर से रवाना हुए श्रद्धालुओं की संख्या 99,405 हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण विधेयक को स्वीकृति दी है, जिससे अग्रिम जमानत के प्रावधान को फिर से शामिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस प्रावधान को 1976 में आपातकाल के दौरान हटा दिया गया था। हापुड़ शहर में विवाह समारोह से वापस गांव लौट रहे 8 बच्चों सहित 9 लोगों की थाना हाफिजपुर क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका दायर कर अनुरोध किया गया है कि वो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने वाला कानून बनाने का निर्देश केंद्र सरकार को दे। याचिका में अनुरोध किया गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित राष्ट्रगीत वंदे मातरम को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही सम्मान दिया जाए।
केरल के तटीय गांव अलप्पड में अत्याधिक रेत खनन पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरिताधिकरण ने एक समिति गठित की है। ये समिति ये आकलन करेगी कि अवैध खनन से पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए कितना मुआवजा वसूला जाए। उच्चतम न्यायालय ने एस्सार स्टील के दिवाला और ऋण शोधन मामले में यथास्थिति बनाए रखने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि निगरानी समिति मामले की 7 अगस्त को होने वाली सुनवाई तक अपना काम जारी रखेगी। NCLT ने कर्ज में फंसी हुई कंपनी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलर मित्तल की 42,000 करोड़ रुपए की बोली को मंजूरी दे दी थी। कर्जदाताओं की समिति ने इस विरोध में उच्चतम न्यायालय में अपील की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने CBI से मिले नोटिस के सिलसिले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट की अवधि सोमवार को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी। अदालत ने राजीव कुमार को जांच एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने और करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। बात बाजार की करें तो शेयर बाजारों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट आई है। BSE सेंसेक्स 306 अंक लुढ़ककर बंद हुआ। सेंसेक्स 305.88 अंक की गिरावट के साथ 38,031.13 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 82.10 अंक टूटकर 11,337.15 अंक पर बंद हुआ। स्थानीय जौहरियों की लगातार लिवाली के चलते सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 100 रुपए की मजबूती के साथ 35,970 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। चांदी के भाव में भी तेजी दर्ज की गई। चांदी भाव 260 रुपए बढ़कर 41,960 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। कर्ज में फंसे IL&FS समूह की कंपनी IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ने पैसे की कमी के कारण गैर परिवर्तनीय डिवेंचर के 26.02 करोड़ रुपए का बकाया ब्याज का भुगतान करने में चूक कर दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया है कि इस बकाया ब्याज का भुगतान 21 जुलाई तक करना था। उसने कहा कि अपर्याप्त राशि के कारण वो इसका भुगतान नहीं कर सकी है। सार्वजनिक क्षेत्र के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 112.68 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में गुरुग्राम मुख्यालय वाले इस बैंक को 393.21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इससे पिछली तिमाही यानी कि 31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही में बैंक ने 201.50 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में देश के प्रमुख 9 शहरों में आवासीय इकाइयों की बिक्री 11% कम रही है। इस दौरान इन 9 शहरों में करीब 72,000 आवासीय इकाइयां बिकी हैं। एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। बजाज ऑटो ने सोमवार को शुरुआती स्तर की मोटरसाइकिल CT 110 का नया संस्करण पेश किया। इसकी यहां शोरूम में कीमत 37,997 रुपए से 44,480 रुपए के बीच है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि नए CT 110 को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह खराब सड़कों पर भी बेहतर ढंग से चल सके। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 से 8% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा है कि माल एवं सेवा कर जैसे संरचनात्मक सुधार अब परिणाम देने लगेंगे। सरकारी कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने पूर्वोत्तर भारत में 40,000 टन यूरिया के विपणन के लिए असम की कंपनी ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ करार किया है। NFL ने एक बयान में कहा है कि दक्षिणी भारत में सफलता पाने के बाद उसने पूर्वोत्तर के राज्यों में उतरने का निर्णय किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने ऐसे 31 उत्पादों की पहचान की है जो देश में निर्यात बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। CII ने कहा है कि एक अध्ययन के जरिए ऐसे 31 उत्पादों की पहचान की गई है। इनमें महिलाओं के परिधान, दवाएं और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन शामिल हैं, जो कि देश को इन उत्पादों का शीर्ष निर्यातक बनाने की क्षमता रखते हैं। M+ एनर्जी सॉल्यूशंस ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में 100 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि इस महीने परियोजना का शिलान्यास राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हमले में 17 लोगों की मौत हो गई है और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल-शबाब ने ली है। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के वॉशिंगटन स्थित एक सभागार में भाषण के दौरान युवा बलूचों के एक समूह ने पाकिस्तान के खिलाफ और आजाद बलूचिस्तान के पक्ष में नारेबाजी की।
इजराइल ने सोमवार को तड़के दक्षिण यरूशलेम में कुछ फलस्तीनी घरों को ढहाना शुरू कर दिया। इजराइल के इस कदम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की गई है। इजराइल पुलिस और सेना के दर्जनों जवानों ने कब्जे वाले पश्चिमी तट को अलग करने वाले इजराइल के सुरक्षा अवरोधक के करीब सुरबहेर इलाके में कम से कम 4 इमारतों को सील कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने सोमवार को कहा है कि CIA के लिए जासूसी करने वाले समूह का भंडाफोड़ करने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 17 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और कुछ को मौत की सजा सुनाई है। ईरान के खुफिया मंत्रालय में खुफिया प्रमुख ने तेहरान में बताया कि एजेंसी ने 18 जुलाई को CIA के एक जासूसी नेटवर्क का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया। उत्तर कोरिया में रविवार को हुए आम चुनाव में देश के नेता किम जोंग उन को करीब 100% वोट मिले हैं। बहरहाल पर्यवेक्षकों का कहना है कि चुनावों में कोई दूसरा उम्मीदवार और प्रतिद्वंदी नहीं होने के कारण उत्तर कोरिया में चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा बनकर रह गया है। ऑस्ट्रेलिया के एक किशोर के हिरासत में लिए जाने के बाद दंगा भड़क गया। दंगे के दौरान सिडनी में कई किशोर घायल हो गए। ये दंगा रविवार रात को हुआ और आज भी जारी रहा। दंगा फ्रैंक बैक्स्टर किशोर न्याय केंद्र में रविवार रात 8:30 पर भड़का था। उत्तर पश्चिमी सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले कस्बे के व्यस्त बाजार में हुए हवाई हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। विपक्षी कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि मारा अल नोमान कस्बे में हुए इस हमले में 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये कस्बा इदलिब प्रांत के निकट है, जहां अब भी विद्रोहियों की मौजूदगी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान से घरेलू स्तर पर कर राजस्व संग्रह बढ़ाने को कहा है। इससे पाकिस्तान को सामाजिक और विकास कार्यों के खर्च के लिए जरूरी राशि उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही साथ कर्ज में भी कमी लानी होगी। वित्तीय संकट में फंसा पाकिस्तान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से राहत पैकेज की मांग कर रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने फारस की खाड़ी में ईरान द्वारा जब्त किए गए ब्रिटिश झंडा लगे हुए टैंकर के संबंध में जर्मनी, फ्रांस के अपने समकक्षों से बात की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों मंत्री विदेश मंत्री की बात पर सहमत हुए हैं कि तनाव बढ़ाने के किसी भी तरह की आशंका से बचते हुए हरमुज जल डमरू मध्य में पोतों की सुरक्षित आवाजाही यूरोपीय राष्ट्रों के लिए एक शीर्ष प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उसके प्रमुख युकिया अमानो का निधन हो गया है। उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा था। एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सचिवालय बेहद दुख के साथ सूचित कर रहा है कि महानिदेशक युकिया अमानो का निधन हो गया। हांगकांग में हुए एक उग्र विरोध प्रदर्शन में चीनी प्रतिनिधि कार्यालय की दीवारों को तोड़ने और सरकार के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को बिगाड़े जाने पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें बिल्कुल असहनीय बताया। ईरान ने ब्रिटिश ऑयल टैंकर को जब्त किए जाने को सही ठहराया है। ईरान सरकार के प्रवक्ता अली रबी ने कहा है कि ब्रिटिश टैंकर को जब्त करना ईरान द्वारा उठाया गया कानून सम्मत कदम है। चीन के सुजोऊ में खेली जा रही बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप की मिश्रित टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में भारत को इंडोनेशिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता की मिश्रित टीम स्पर्धा में भारतीय टीम इंडोनेशिया से 0-3 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लड़कियों के एकलवे मालविका बंसोद विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज पुत्री कुसुमा वरदानी से 20-22, 7-21 से हार गई। भारतीय एथलेटिक्स के हाई परफॉर्मेंस निदेशक बोलकर हरमन का मानना है कि यूरोप में 3 सप्ताह में 5 पदक जीतने वाली स्टार धाविका हिमा दास अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब है। हिमा ने पोलैंड और चेक गणराज्य में 200 मीटर की 4 और 400 मीटर की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। जर्मनी के हरमन ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए 25 से 30 भारतीय एथलीट क्वालिफाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में अभी 1 साल का समय है। हमें अपनी कमजोरियों और मजबूत पहलुओं पर काम करना होगा ताकि एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। भारतीय पुरुष और महिला फुटबॉल टीम 27 जुलाई से वेल्स के कार्डिफ में होने वाले सालाना होमलेस विश्व कप में भाग लेगी, जिसकी अगुवाई क्रमशः अमृतपाल सिंह और सुजाता राय करेंगी। खिलाड़ियों ने इसकी तैयारी के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब टॉटनहैम की मदद ली है। WTA की नवीनतम रैंकिंग में विंबलडन चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले और उपविजेता स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर तीसरे स्थान पर हैं, जबकि स्पेन के राफेल नडाल दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। शीर्ष 10 खिलाड़ियों के स्थानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि ATP टेनिस रैंकिंग में रूस के डेनियल मेदवेदेव करियर के सर्वश्रेष्ठ 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
WTA रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी पहले पायदान पर बरकरार है, जबकि जापान की नाओमी ओसाका दूसरे और चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा तीसरे स्थान पर हैं। विंबलडन चैंपियन रोमानिया की सिमोना हालेप रैंकिंग में चौथे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व डेविस कप टेनिस स्टार विंबलडन युगल चैंपियन पीटर मैकनामारा का 64 बरस की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। मैकनामारा लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। भारत के श्लोक रामचंद्रन ने घाना में चल रही जेई विल्सन अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन सीरीज में पुरुष युगल और मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया। वहीं महिला युगल में मनीषा और ऋतुपर्णा ने नाइजीरिया की डोरकास ए और डिबोराह ओकेह को 21-11, 21-11 से मात दी। ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में भारत ए के शीर्षक्रम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज के ए के खिलाफ पांचवां और आखिरी अनौपचारिक मैच 8 विकेट से जीतकर श्रृंखला 4-1 से अपने नाम कर ली। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में मिली हार के बाद मंगलवार से शुरू हो रहे जापान ओपन BWF विश्व टूर सुपर 750 टूर्नामेंट में जीत के साथ इस साल के खिताबी सूखे को खत्म करना चाहेंगे। इस टूर्नामेंट में साइना नेहवाल की वापसी होगी, जो कि फिटनेस समस्याओं के कारण इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी अमेरिकियों से वादा किया है कि ब्रिटेन में हाल ही में संपन्न विश्व कप में राष्ट्रीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीम तैयार करने की योजना पर काम कर रहे हैं। बिहार और झारखंड के बाद ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री हो गई। इसको लेकर खुद आनंद कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और राज्य में बायोपिक को टैक्स फ्री करने का अनुरोध किया था। अभिनेता ऋतिक रोशन ने फिल्म सुपर 30 के हिट होने पर कहा कि उन्हें अपनी पहली फिल्म का होना प्यार है कि हिट होने के बाद जैसा महसूस हुआ था वैसा ही फीलिंग अब उन्हें आ रही है। फिल्म अब तक 100 करोड़ से अधिक का व्यापार कर चुकी है। अभिनेत्री से निर्देशिका बनी कश्मीरा शाह की पहली फिल्म मरने भी दो यारों का फर्स्ट लुक जारी हुआ है। फिल्म में कृष्णा और कश्मीरा शाह के अलावा ऋषभ चौहान डेब्यू कर रहे हैं। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म खानदानी शिफा खाना 2 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का दूसरा ट्रेलर आज रिलीज हो गया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स का दूसरा सीजन जल्दी ही शुरू होने वाला है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने सेक्रेट गेम्स के सितारों की रेयर तस्वीरें शेयर की हैं। फोटो में वेब शो की पूरी स्टारकास्ट 70s के लुक में नजर आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कोयना मित्रा को एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 2013 के चेक बाउंस के एक मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 21 जून को रिलीज हुई शाहिद कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है। फिल्म ने रविवार को 2.30 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ये 275 करोड़ रुपए की कमाई के करीब पहुंच चुकी है। फिल्म कबीर सिंह 2019 में ऑस्ट्रेलिया में $1 मिलियन के साथ अब तक की कमाई सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने कमाई के मामले में गली बॉय, उड़ी, केसरी जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म आर्टिकल 15 ने दूसरी फिल्मों के सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म ने रविवार को 1.05 करोड़ रुपए की कमाई की। इसका कुल कलेक्शन अब 63.05 करोड़ रुपए हो चुका है। चंद्रयान 2 की सफल उड़ान पर अभिनेता अक्षय कुमार ने इसरो को बधाई दी है। अक्षय कुमार ने बधाई देते हुए इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। अभिनेत्री भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी और सोशल मीडिया सेंसेशन शिरले सेठिया जल्दी ही फिल्म निकम्मा में नजर आएंगे। फिल्म को शब्बीर खान निर्देशित कर रहे हैं। जन्नत 2 स्टार ईशा गुप्ता ने मुंबई कट के साथ मिलकर दादर बीच की सफाई की और दादर बीच सफाई कार्यक्रम के 100वें सप्ताह का जश्न भी मनाया। दीपिका पादुकोण और नुसरत भरूचा अगली फिल्म में एक साथ नजर आएंगी। दीपिका पादुकोण और सोनू की टीटू की स्वीटी फेम नुसरत भरूचा ने लव रंजन की फिल्म साइन की है, जिसमें अजय देवगन और रणबीर कपूर भी नजर आने वाले हैं। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।